नमस्कार, आज है 29 मार्च, दिन मंगलवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की बड़ी खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी सुर्खियां। रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में हुई बातचीत। दोनों देश बोले बातचीत सकारात्मक रही। यूक्रेन ने बोला जल्द हो सकती है जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात। बैंकिंग फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामलों ने बढ़ाई चिंता। 7 सालों से हर रोज 100 करोड़ रुपए का भारी नुकसान। सरकार का दावा धोखाधड़ी के मामले घटे। अपराधियों की बायोमेट्रिक्स डिटेल रखने की तैयारी में सरकार। लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर बिल पेश। विपक्ष का हंगामा, बिल को बताया निजता का उल्लंघन। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग के बाद एक्शन में सरकार। दिए जांच के आदेश। ओला से इंटरनल जांच की रिपोर्ट मांगी। सरकार ईवी को लेकर जल्द जारी करेगी नई गाइडलाइंस। सुपरटेक सेलिब्रेशन सिटी के बाद अब लॉजिस्टिक्स ग्रुप एनसीएलटी पहुंचा। नोएडा सेक्टर 143 में लॉजिस्टिक्स ब्लॉसम से जुड़ा मामला। 2700 होम बायर्स फंसे। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पिछले एक हफ्ते में 4 रुपए 90 पैसे तक महंगा हुआ पेट्रोल। महानगरों में 100 प्रति लीटर के पार हुआ पेट्रोल। उतार चढ़ाव के बाद अच्छी बढ़त पर बंद हुए बाजार। निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 17,325 पर हुआ बंद। सेंसेक्स में रही 350 अंकों की बढ़त। फार्मा रियल्टी शेयरों ने दिया बूस्ट। भ्रामक मैसेज को लेकर रुचि सोया की सफाई। प्रमोटर्स या डायरेक्टर ने नहीं जारी किया कोई मैसेज। धोखाधड़ी और आईटी एक्ट उल्लंघन मामले में हरिद्वार में दर्ज हुई एफआईआर। और एएनएमआई की सेबी को चिट्ठी। पैन से आधार लिंक न होने पर खाता सस्पेंड न हो। अवधि 6 महीने और बढ़ाने की मांग। और आइए शुरुआत करते हैं कवर स्टोरी से और बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 34वां दिन है और आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर यह जंग पहुंच चुकी है। 34वें दिन दोनों देशों के बीच में टर्की में बैठक हुई है, इस्तांबुल में, और खबर यह आ रही है कि बैठक पॉजिटिव रही है। दोनों पक्षों की ओर से कहा गया है कि बैठक पॉजिटिव रही। दोनों देशों के प्रतिनिधि आज तुर्की के इस्तांबुल में मिले और यहां युद्ध रोकने समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों ने इस बातचीत को सकारात्मक बताया है। रूस ने कहा है कि इस मीटिंग के बाद जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की मुलाकात कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट साफ तौर पर। और आज यूक्रेन ने एक बार फिर से पीस टॉक्स में अपनी सिक्योरिटी गारंटी की डिमांड को दोहराया है। वहीं रशिया की तरफ से कहा गया है कि वो जो कीव में अपना हमले हैं उनको संभवतः स्केल डाउन करेगा। तो कुछ बातें हुई हैं, पॉजिटिव बातें हुई, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे युद्ध के दौरान पहली बार आज ये संकेत मिले हैं कि जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात होगी। अब ये मुलाकात कब होगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता फिलहाल। इस तरह की कोई, साथ ही साथ क्या मसौदा होगा बातचीत का ये भी तय नहीं है। सिद्धांत सिब्बल इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, सबसे बड़ा संकेत आज जो मिल रहा है कि पुतिन और जेलेंस्की मिलेंगे, इस खबर में कितना दम है? क्या दोनों पक्षों ने इसकी पुष्टि की है? देखिए, एक तरफ से आज एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था और अगर दोनों लीडरशिप की बातचीत होती है, मुलाकात होती है, ये तो सभी चाहेंगे, पर ऐसा कोई डेफिनेट वर्ड मॉस्को या कीव से नहीं आया है कि मुलाकात होगी। इससे पहले भी ऐसे कुछ खबरें आई थी, तब हमने देखा था कि कैसे क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन ये डिसमिस कर दिया गया था
कि ऐसी कोई मुलाकात अभी फिलहाल प्लान नहीं है। पर कहीं न कहीं अगर हम देखें, जो टर्की में आज बात हुई है, इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन हुई है और उसके बाद रूस ने ये ऐलान करा है कि कीव और कुछ और यूक्रेनी जो शहर है, उसके आसपास कहीं न कहीं जो सिचुएशन है, वो जो असॉल्ट है, वो रिड्यूस कर दिए जाएँगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो एक यूक्रेन के लिए न्यूट्रल स्टेटस की बात सोच रहे हैं। इसका एक प्राइम एग्जांपल ऑस्ट्रिया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑस्ट्रिया ने कहा था कि वो एक न्यूट्रल स्टेटस ले लेगा, यानी किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं होगा, एक स्टैंडिंग आर्मी होगी बट वो इंटरनली होगी। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रियन मॉडल यूक्रेन के लिए क्या काम करेगा, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शंस टेबल पर हैं और दोनों पक्ष चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो जाए। पर पॉलिटिकली ये दोनों लीडर्स के मिलने के बाद ही मुझे लगता है कि इसका कुछ एक रेजोल्यूशन निकल पाएगा। आज किन मुद्दों के इर्द गिर्द बात हुई है, सिद्धांत, या सहमति बन पाई है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, जब भी ये टॉक्स होती हैं, ये ऐसी पहली टॉक्स नहीं हुई, इससे पहले भी टॉक्स हुई हैं। बेलारूस में काफी एक तरफ से राउंड्स हुए हैं टॉक्स का। पर कहीं ना कहीं अगर हम एजेंडा की बात करें, एजेंडा पे सब कुछ है। अगर हम रशियन साइड की बात करें तो रशियन साइड यही बात करता हुआ है कि उसकी जो सिक्योरिटी इश्यूज है, सिक्योरिटी गारंटीज है, यानी नेटो एक्सपैंड ना करे यूक्रेन में, यूक्रेन एक तरफ से एश्योरेंस दे वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, उसकी बातचीत रशियन साइड करते हैं। और यूक्रेनियन साइड की अगर बात कर लें तो वो लाजमी है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जंग जो है उसका एक रेजोल्यूशन निकले। तो दोनों साइड अपने पक्ष रखते हैं, सब कुछ एक तरफ से टेबल पे होता है और फोकस यही होता है कि कैसे एक तरफ से इस मसले का एक तरफ से एक सोल्यूशन निकले। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब बेलारूस में टॉक्स हुई थी, उसके अंदर एक बड़ा फोकस था ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को एक तरफ से उसको इंप्लीमेंट करना। और मैं आपको बता दूं, जब भारत के जो स्टूडेंट्स हैं सूमी में फंसे हुए थे, तो बेलारूस में ही वो जो बातचीत हुई थी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को लेके, वहीं से एक तरफ से रेजोल्यूशन निकला था कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर होना चाहिए और उसके तहत ही भारतीय स्टूडेंट सूमी से निकल पाए थे। सिद्धांत, आखिरी सवाल, और वही जो मैंने पहला मेरा सवाल था, जो आज खबरें आ रही हैं कि संकेत ये मिल रहे हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन मिल सकते हैं, आपको लगता है कि वो माहौल अभी बन चुका है कि आने वाले कुछ दिनों में पुतिन और ज़ेलेंस्की मिले और इन सब युद्ध का और टेंशन्स का अंत हो? मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अगर सिचुएशन की बात करें, जंग शुरू हुई थी 24 फरवरी को और 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। एक तरफ से स्टेलमेट हो गया है इस पूरी जंग को लेकर और कहीं ना कहीं दोनों पक्ष ये चाहेंगे सोल्यूशन निकले, क्योंकि रशियंस के ऊपर सैंक्शंस लग चुके हैं, उनकी इकोनॉमी काफी इससे इम्पैक्ट होगी। यूक्रेनियन साइड से भी हम देख रहे हैं कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो। यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है वो बहुत सारी पार्लियामेंट्स को वर्चुअली एड्रेस खिताब कर चुके हैं और बता चुके हैं उनके मसले। तो कहीं ना कहीं ये एक तरफ से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है जो आज टर्की में हुई है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें क्या मिलेंगे, ये लाजमी ऐसा लग रहा है कि ये मिल सकते हैं। और दुनिया भर के देश कहीं ना कहीं मीडिएशन का रोल प्ले कर रहे हैं। हमने इजराइल देखा, हमने टर्की देखा, भारत से भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत करी है प्रेसिडेंट पुतिन से 3 बार, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से 2 बार, और कहा है डायरेक्ट टॉक्स होनी चाहिए। बल्कि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एक तरफ से एक बिजी कैपिटल बना हुआ है। इस हफ्ते के एंड में आप देखेंगे कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव आएंगे और वो एक बड़ा फोकस होगा कि क्या भारत एक तरफ से रशियन साइड को कहेगा डायरेक्ट टॉक्स को लेकर। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सिद्धांत। और आज संकेत ही सही, लेकिन कम से कम ये खबर तो जरूर फ्लोट हुई है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों की मुलाकात हो सकती है। जैसा कि सिद्धांत बता रहे हैं, ठोस बयान दोनों तरफ से नहीं आया है, बट हां, ये बात जरूर हो रही है कि दोनों तरफ के नेता मिल सकते हैं। पूरी दुनिया भी इसी कोशिश में है कि दोनों नेता मिलें और जल्द से जल्द इस पूरे युद्ध का अंत हो। लेकिन ये कब मुलाकात होगी, ये देखना लाजमी होगा। बहरहाल, आज की जो मुलाकात रही है, दोनों देशों ने ये सकारात्मक तौर से कहा है और ठोस तरीके से कहा है कि दोनों देशों के बीच जो इस्तांबुल में बातचीत हुई है वो पॉजिटिव रही है। संभवतः कल एक बार फिर से दोनों देश के जो प्रतिनिधि हैं वो टेबल पर होंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या मोड़ लेता है रूस यूक्रेन युद्ध का ये जो पूरा सिलसिला है। बहरहाल, दोनों देशों के बीच भले ही बातचीत सकारात्मक मोड पर है, लेकिन युद्ध अभी थमा नहीं है। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं।
यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में रूस बम बरसा रहा है। हालांकि आज ये जरूर खबर आई है कि राजधानी कीव के आसपास बमबारी को कम करने को रूस राजी हो गया है। हर तरफ तबाही, जीतने के जुनून में जिंदगी की हार। जो शहर थे वो अब खंडहर बन चुके हैं। कहानी कुछ ऐसी है, सड़कों पर अब लोग नहीं बल्कि तबाही मचाते टैंक दौड़ते दिख रहे हैं। ये तस्वीर मरियुपोल से आई है। शहर लगभग तबाह हो चुका है, लेकिन वार और पलटवार अब भी जारी है। मरियुपोल में रूस के सैनिकों अजोव मिलिटेंट से सीधी टक्कर मिल रही है। वो रूस के टैंकों को निशाना बना रहे हैं। रूस की सेना हर शहर और यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर अपना कब्जा जमाने के लिए लगातार गोलीबारी कर रही है। निशाना चाहे सड़क पर लगाना हो या फिर गहरी खाई में, रूसी सेना कोई मौका नहीं छोड़ रही। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूसी सेना यूक्रेन की सेना के एक टारगेट को तबाह करती दिख रही है। मरियुपोल को पूरी तरह तबाह करने के बाद रूस की सेना के निशाने पर खार्किव है। एक के बाद एक हमले से शहर अब खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। खार्किव के गवर्नर ने दावा किया है कि रूस की सेना ने पिछले 24 घंटे में शहर पर 1-2 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। खार्किव में रूस की सेना के निशाने पर स्कूल भी है। तबाही के बाद इन स्कूलों में सिर्फ मलबा ही रह गया है। कुछ लोगों ने इस स्कूल में शरण ले रखी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ भी मिसाइल उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसे ही एक स्कूल में मलबा साफ करने के लिए शिक्षक, छात्र और उनके माता पिता पहुंचे। यूक्रेन ने दावा किया है कि सिर्फ मरियुपोल में ही 5000 लोग मारे गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही वो रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं ताकि उसके हमलों को थामा जा सके। Відштовхують від Києва. Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси і живу силу. Намагаються відновлювати розбиті підрозділи. यूक्रेन को दुनिया भर से मदद मिलने का सिलसिला भी जारी है। फ्रांस की तरफ से फायर फाइटिंग और रेस्क्यू इक्विपमेंट की एक खेप यूक्रेन पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब युद्ध के बाद कुछ और खबरों का रुख करते हैं। देश में पिछले 7 सालों से हर रोज बैंकिंग फ्रॉड या धोखाधड़ी के बाद 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है देश को। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरबीआई के लेटेस्ट आंकड़े बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे खास मेहमान के साथ। मिलते हैं रिपोर्ट के बाद। देश में इंटरनेट की क्रांति के बाद फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजिटल जमाने में कब और कौन फ्रॉड का शिकार हो जाए ये कहना मुश्किल है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 7 सालों से बैंक धोखाधड़ी या घोटालों की वजह से भारत को हर दिन 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र फ्रॉड के मामले में सबसे ऊंचे पायदान पर है, क्योंकि कुल फ्रॉड के 50% मामले महाराष्ट्र से जुड़े हैं। इसके बाद दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात और तमिलनाडु का नाम शामिल है, जहां रोजाना कोई न कोई फ्रॉड का शिकार हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ रुपए या 83% से अधिक की फाइनेंशियल धोखाधड़ी के चलते नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक देश भर में करीब 2.5 लाख करोड़ के बैंकिंग फ्रॉड का पता चला है। हालांकि वित्त मंत्रालय का कहना है कि हर साल धोखाधड़ी के मामले कम हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 में 67,760 करोड़ रुपए के बैंकिंग फ्रॉड मामले सामने आए थे। वित्त वर्ष 2016-17 में ये आंकड़ा घटकर 59,966.4 करोड़ रुपए पर आ गया। इसके अगले 2 वित्त वर्ष में 45,000 से कम के बैंक फ्रॉड के मामले दर्ज किए गए। वित्त वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा और घटकर 27,698.4 करोड़ रुपए पर आ गया।
वहीं 2020-21 में 10,699.9 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले दर्ज किए गए। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में ये आंकड़ा सिर्फ 647.9 करोड़ रहा है। अभी हाल ही में आरबीआई ने फ्रॉड को लेकर लोगों को आगाह करते हुए एक बुकलेट भी जारी की थी। आरबीआई के मुताबिक अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी आज फ्रॉड का आसानी से शिकार हो जाते हैं, लिहाजा अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं नेत्रिका कंसल्टिंग के एमडी संजय कौशिक, जिनके क्लाइंट बेस में बहुत सारे बैंक्स भी हैं, बैंकिंग सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्रॉड के मामले आखिर कब रुकेंगे। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका हमारे शो पर। कारण क्या है सर, इतना बड़ा इकोनॉमी का लोड पड़ रहा है, 100 करोड़ रोजाना पिछले 7 सालों से, कारण क्या है जो हम रोक नहीं पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। हमारी इकॉनमी, आज प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमारी इकॉनमी को हमें ग्रो करना है। हम 2.9 ट्रिलियन की इकॉनमी से हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करने जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतने बैंक्स हैं, क्या हमारा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड है, इतना तैयार है कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे? तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को अभी करना पड़ेगा। और जब आप ग्रोथ के फेस में होते हैं तो उस टाइम कहीं ना कहीं जब आप ग्रोथ कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारे प्रोसेसेस को आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे होते हैं, तो उस वजह से फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। अब कुछ फ्रॉड ऐसे हैं कि जो कि एक्सटर्नल फ्रॉड है, जिसमें कि आपको कहीं से फ़ोन आता है, आपसे ओटीपी मांगा जाता है, आप ओटीपी उसको दे देते हैं और आपके बैंक से पैसा निकल जाता है, या आपके साथ कोई ना कोई ऐसा कोई फ्रॉड कर लेता है जिसकी वजह से आपके पैसे का नुकसान हो जाता है। लेकिन इसके अलावा ये बहुत छोटी रकम है जहाँ से हमारा ये नुकसान हो रहा है जहाँ की छोटे जो अमाउंट्स हैं वो बैंक से जाते हैं इंडिविजुअल्स के, जिसमें कि बहुत टाइम पे सीनियर सिटीजन्स के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि उनको इतनी इंटरनेट की जानकारी नहीं होती, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, और वो कहीं ना कहीं आसानी के चक्कर में कि हमारा कोई काम करा के देगा, हमारे को कोई हेल्प कर देगा, और वहाँ अपना कोई ओटीपी दे देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, तो उसकी वजह से पैसा निकल जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो ये इतना बड़ा आंकड़ा हमें बैंक दिखा रहा है, 100 करोड़ रोज का नुकसान, वो सिर्फ इससे नहीं हो रहा है। वो कहीं ना कहीं जो हमारा एनपीए जिसको बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जहां आप एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन को लोन देते हैं, लोन देने के बाद वो लोन नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है, मतलब वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, वो लोन नहीं दे पाती है। जैसे कि हमने पीछे देखा नीरव मोदी, चौकसी, जिसमें कि सरकार ने राज्यसभा में, पार्लियामेंट में बोला कि हमने 19,000 करोड़ के एसेट हमने उनसे सीज भी कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अमाउंट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, एबीजी शिपिंग एक कंपनी थी जिसका 22,842 करोड़ रुपए का एनपीए हुआ। उसने 22,842 करोड़ का 28 बैंकों के कंसोर्टियम से लोन लिया और वो लोन डिफॉल्ट कर गए। अब वो 22,842 करोड़ जो है वो नुकसान में आ गया, वो फ्रॉड के उसमें आ गया। तो ये जो नुकसान है ये कहाँ हो रहा है? हमें बैंकिंग सिस्टम को ना केवल एक्सटर्नली बल्कि इंटरनली भी हमें स्ट्रांग करना पड़ेगा। आपका अनुभव क्या है सर? आपका अनुभव क्या है? ये बैंकिंग फ्रॉड जो हैं और ये जो इकोनॉमी पर इतना बड़ा बोझ पड़ रहा है, 100 करोड़ का रोजाना नुकसान हो रहा है, ये फ्रॉड्स किससे रिलेटेड है? क्या आप इसको स्पष्ट कर पाएंगे या हम लोग स्पष्ट कर पाने की स्थिति में हैं? ये जो लोन जा रहे हैं ये बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को जा रहे हैं, बड़ी कंपनीज को जा रहे हैं, या इंडिविजुअल लेंडिंग वाले ये लोन्स हैं जहां पर ज्यादा फ्रॉड होते हैं? देखिए, बैंक, जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो हम 8 कैटेगरीज के अंदर बैंक फ्रॉड को डिवाइड करते हैं, जिसमें कि आपका चीटिंग, फॉर्जरी भी है, अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी भी है, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आता है, फ्रॉडुलेंट एक्सपेंसेस भी आते हैं। ये सारी चीज कहीं ना कहीं उसके अंदर आती है। लेकिन अभी हमारे पास आरबीआई से या गवर्नमेंट से ऐसा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है कि जिसमें किस कैटेगरी में बहुत ज्यादा हो रहा है और किस कैटेगरी में कम हो रहा है। तो ऐसा कोई डाटा अभी अवेलेबल है नहीं। लेकिन जो कि फ्रॉड, जो सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो जहां कॉर्पोरेट्स को लेंडिंग होती है और कॉर्पोरेट्स एनपीए हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब आप बैंक के साथ आप एक रिलेशनशिप शुरू करते हैं तो आप एक बहुत छोटे से लेवल पे बैंक से रिलेशनशिप शुरू करेंगे और उसमें आप छोटी कोलेटरल देंगे। लेकिन जब बैंक आपको बगैर कोलेटरल के लोन देता है
तो वो जब बैंक का जो लोन है एनपीए हो जाएगा तो आप उसको, आपके पास कोई ऐसी, बैंक के पास ऐसी कोई कोलेटरल नहीं है, कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसको कि वो रिकवर कर सके। तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो इंक्रीज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा। अब मान देखिए, जैसे मैंने एबीजी शिपिंग का नाम लिया, जिसमें सीधा 22,842 करोड़, तकरीबन 23,000 करोड़ एक ही कंपनी से 28 बैंकों को नुकसान हुआ। तो ये सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो है कॉर्पोरेट लैंडिंग में, कॉर्पोरेट में जब आप एनपीए हो जाते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऑलराइट, और इसे रोका कैसे जाएगा संजय जी? देखिए, इसको रोकने के लिए जो सबसे बड़ा कदम जब उठाते हैं तो बैंक बहुत कुछ काम कर रहे हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा इसका जो तरीका इसको रोकने का वो है कि आप जिसने लोन दिया है उसको आप अकाउंटेबल बनाइए, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाइए। ये नहीं है कि आज मैंने, एक आदमी ने लोन दिया बैंक में, एक मैनेजर ने साइन कर दिया और वो चला गया, 5 साल के बाद वो लोन वो हो गया, एनपीए हो गया, तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन आप अगर उस आदमी को अकाउंटेबल बनाएंगे जिसने हर टाइम पे उसको पास किया है लोन को, वो अगर आदमी अकाउंटेबल होगा तो वो अपनी कोशिश ये जरूर करेगा कि यार मैं कोई ऐसा साइन ना करूं डॉक्यूमेंट जहां से मेरे को बाद में इसमें परेशानी आए, चाहे उसकी सैलरी अटैच हो, चाहे उसका पेंशन अटैच हो। ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी उसकी साइनिंग अथॉरिटी है उसको आप अकाउंटेबल जरूर बनाएं, नहीं तो ये नहीं होगा। दूसरा, बैंक के अपने रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है, हर बैंक की इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है। रिस्क मैनेजमेंट टीम्स कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट से देखती हैं, कुछ बैलेंस शीट्स देखती हैं, कुछ उनका रिस्क एनालिसिस करती हैं, लेकिन बाहर के देशों में अकाउंट की जो रिस्क एनालिसिस होता है वो तकरीबन क्वार्टरली, मतलब हर 15 दिन में, हर महीने के अंदर होता है, और कुछ जगह पे वो डेली भी देखते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक बार बैंक के साथ आपकी रिलेशनशिप हो गई, बैंक आपको देख नहीं रहा, साल में एक बार आपने डॉक्यूमेंट दे दिए, बैंक आपको ये नहीं देख रहा कि पूरे साल में आपको फायदा हुआ, नुकसान हुआ, आपने पैसे को निकाल के अपने पर्सनल यूज के लिए लिया। इंडिया के अंदर हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो जो हमारे एनपीएस हो रहे हैं या जो हमारी कंपनीज जो नुकसान में जा रही हैं, उसमें सबसे बड़ा एक कारण यही है कि जो इंडिविजुअल है, जो प्रमोटर्स हैं, वो कंपनी और अपने बीच में फर्क नहीं समझते। वो समझते हैं ये कंपनी मेरी है, मैंने इसमें जो पैसा लगाया है, जो बैंक से मैंने पैसा लिया, ये सब मेरा है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी और एक प्रमोटर दोनों इंडिविजुअल लीगल एंटिटी हैं। आप एक फिड्यूशरी ड्यूटी के हिसाब से आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, आप कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, आप अपनी सैलरी लीजिए, नहीं तो आप अपना डिविडेंड लीजिए। बहुत जगह ऐसा होता है कि प्रमोटर जो है सारा पैसा अपने, जैसे उसके पास बैंक से पैसा आया, सबसे पहले उसने पैसा निकाला, एक बढ़िया सी गाड़ी ले ली, उसने एक बढ़िया सा फार्म हाउस ले लिया, वो कंपनी में तो लगा नहीं। जब वो पैसा कंपनी में नहीं लगेगा तो वो कंपनी उसको रीपे कैसे करेगी? जब रीपे नहीं कर पाएगी तो नुकसान होगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते जाएंगे। तो वो चीजें हैं जो स्टॉप करनी है। तो 3-4 आइटम्स हैं जिनको इसकी वजह से स्टॉप करना पड़ेगा। बिल्कुल। और 2 कैटेगरी हैं बैंकिंग फ्रॉड के, एक जो एक आम आदमी के साथ जो फ्रॉड हो जाता है, उसके साथ अलग अलग तरीकों से फ्रॉड किया जाता है, और दूसरा जो बैंक्स के साथ फ्रॉड हो रहा है। ये जो नुकसान हो रहा है इसमें बड़ा चंक जो बैंक्स के साथ फ्रॉड हो रहा है उसका है। इंडिविजुअल लोगों के साथ जो फ्रॉड्स होते हैं उसके लिए आपको याद होगा आरबीआई ने कुछ दिनों पहले एक बुकलेट भी निकाली थी कि आपके साथ बैंकिंग धोखाधड़ी ना हो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। लेकिन बैंकों को अपने साथ धोखाधड़ी रोकने के लिए क्या करना है, इस पर भी आरबीआई को कुछ ना कुछ आगे काम करना होगा। किया भी जा रहा है, सरकार भी कह रही है कि जो रिपोर्टिंग हो रही है इस तरह के केसेस की वो ज़्यादा हो रही है, प्रिवेंशन वाले जो मेजर्स हैं वो उठाए जा रहे हैं, और इस तरह के इंसिडेंट्स धीरे धीरे एयर ऑन एयर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन 100 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है और इससे पूरी इकॉनमी को नुकसान हो रहा है, इसे जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला सर, और इतनी महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सेबी ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के नियमों को सख्त कर दिया है, साथ ही शेयर ट्रांसफर के नियमों को आसान बनाने को भी मंजूरी दे दी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रिजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश जी, आम निवेशकों के लिए क्या अहम फैसले लिए गए हैं, जरा विस्तार से बताइए। पहला यह है कि जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसके लिए जो है लगभग म्यूचुअल फंड जैसे बनाने को मंजूरी दी गई है, ताकि कड़ी शर्तें रहें और जो भी इस तरह की स्कीम लेकर आएँ वो अच्छे तरीके से स्कीम को चलाएं ताकि निवेशकों के पैसे नहीं डूबें। उसमें जो एक अहम कंडीशन रखी गई है वो ये है कि
50 करोड़ की हैसियत होनी चाहिए, तभी कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को लॉन्च कर सकता है। साथ ही जिस सेक्टर में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च कर रहा है उसका 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए। और एक और अहम चीज़ जो म्यूचुअल फंड की तरह जोड़ी गई है कि जो फंड मैनेजर होगा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाने वाला, वो और उसका वेतन जो होगा या उसकी जो सैलरी होगी उसका कम से कम 20% हिस्सा उसको उसी स्कीम में निवेश करना होगा जो वो लॉन्च कर रहा होगा। साथ ही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट की जो खुलने और बंद होने की मियाद है ये भी बाकायदा इसकी समय सीमा भी कम की जाएगी और जो चार्जेस लगाए जाते हैं उनको भी रैशनलाइज किया जाएगा। तो एक तो ये अहम बात है। दूसरी अहम बात ये है कि जो शेयर का ट्रांसमिशन होता है, यानी शेयर जो ट्रांसफ़र होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग बिना वसीयत किए हुए जिनकी मौत हो जाती है और बाद में उनके पीछे उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर उस चीज़ को आसान करने की कोशिश जो है वो सेबी ने की है और ये कहा है कि अगर फिजिकल फॉर्मेट में शेयर हैं तो अभी जो मौजूदा 2 लाख रुपए प्रति इशूअर, यानी हर एक कंपनी का अगर 2 लाख तक का शेयर है तो उतना ही ट्रांसफ़र हो पाता था आसानी से, बाकी के लिए बड़ी लंबी चौड़ी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती थी तब होता था। तो अब इस 2 लाख की सीमा को बढ़ा करके फिजिकल शेयरों के लिए 5 लाख रुपए कर दिया गया है प्रति कंपनी। और साथ ही जो डीमैट वाले अगर शेयर हैं तो वो सीमा 5 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दिया गया है। शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है। सुपरटेक सेलिब्रेशन सिटी के बाद अब लॉजिक्स ग्रुप भी एनसीएलटी पहुंच गया है। जी हां, पूरी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी दीपक यादव। दीपक बताइए क्या खबर है। देखिए, पहले तो डिटेल में आपको बता देता हूं कि लॉजिक्स ग्रुप जो कि नोएडा का है वो एनसीएलटी पहुंचा और उसको लेकर गई है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी कॉलियर्स इंटरनेशनल। कुछ आर्थिक विवाद उनके साथ था, लिहाजा वो एनसीएलटी में उन्होंने घसीटा है लॉजिक्स ग्रुप को। लॉजिक्स ग्रुप नोएडा, एक और जो अहम बात मैं आपको बताऊं कि लॉजिक्स ग्रुप के ऊपर नोएडा अथॉरिटी का 500 करोड़ रुपए भी बकाया है, यानी एनसीएलटी के साथ साथ और भी मुश्किलें लॉजिक्स ग्रुप की बढ़ सकती हैं। अब कंपनी जो है वो आईआरपी प्रोसेस में आ गई है, यानी अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इसमें अपॉइंट कर दिया गया है। लेकिन ये कंपनी किस प्रोजेक्ट के लिए गई है वो आपको बताता हूँ। नोएडा के सेक्टर 143 में इनकी एक सोसाइटी है जिसको लॉजिक्स ब्लॉसम जस्ट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। उस प्रोजेक्ट को लेकर एनसीएलटी में लेकर गई है कॉलियर्स इंटरनेशनल। 2011 में ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ था और 2011 के बाद से 11 साल बीत चुके हैं। 14 टावर का ये प्रोजेक्ट है जिसमें से 9 टावर अभी तक अधूरे पड़े हैं, बने नहीं हैं। तो ये जो है मामला कि एनसीएलटी में जाना एक के बाद एक 3 कंपनियों का, ये बड़ा चौंकाने वाला है। लेकिन अब जो होम बायर्स हैं, जो हज़ारों होम बायर्स वहाँ पर फंसे हैं, उनके पास क्या विकल्प होगा और क्या कुछ हो सकता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। करीब 3400 घर फिलहाल इस प्रोजेक्ट में बनने थे, जिसमें से 2700 घर बिक चुके थे जो बुरी तरह से फंस चुके हैं। यानी अगर हम सीधी तौर पर कहें तो उनके पास कोई बहुत ज़्यादा विकल्प इस समय नहीं बनता है, क्योंकि आईआरपी अपॉइंट होने के बाद होता यह है कि आईआरपी फिर सारे डिस्प्यूट्स को देखता है, सारे प्रोजेक्ट की देनदारियों को देखता है और उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि ये प्रोजेक्ट को अब कैसे रेजोल्यूशन की तरफ, कैसे इसको पूरा करने की प्रक्रिया में लाया जाए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए कम से कम 6 महीने का समय तो लगता है। 5 अप्रैल तक क्लेम फाइल करना है उन होम बायर्स को जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में घर लिया है। वो आईआरपी के पास अपने क्लेम जाके डालें। उसके बाद आईआरपी डिसाइड करेगा कि किस प्रोजेक्ट को क्या कुछ किस तरह से बनाना है, पूरा मसौदा तैयार करेगा और वो मसौदा वापस वो एनसीएलटी के सामने रखेगा। फिर जाकर इस प्रोजेक्ट में आगे क्या रुख होगा वो पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में आने वाले दिनों में सपनों का घर खरीदना महंगा हो सकता है। दरअसल इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी की वजह से बिल्डर घरों के दाम बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बिल्डर प्रॉपर्टीज की कीमतों में 10 से 15% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। बिल्डर की तरफ से होने वाली इस बढ़ोतरी का असर न सिर्फ मौजूदा अप्रूव्ड 2700 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा, बल्कि अगले 3 साल में तैयार होने वाले 2,60,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज पर भी असर दिख सकता है। महाराष्ट्र चैंबर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री के सेक्रेटरी धवल अजमेरा ने जी बिजनेस से बातचीत में कहा कि रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमतों का असर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर भी दिख सकता है। आने वाले 1 अप्रैल से जो है स्टैम्प ड्यूटी में एक नया सेस ऐड होने जा रहा है, मेट्रो सेस जो है 1% बढ़ेगा। उस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं, कंज्यूमर्स पर कितना असर पड़ेगा?
ये मेट्रो सेस आने से ओवरऑल इम्पैक्ट 1% स्टैम्प ड्यूटी पे बढ़ जाएगा। तो जो मेट्रो मुंबई रीजन में जो स्टैम्प ड्यूटी 5% है वो 6 होगी और MMR में जो 6 है वो 7% हो जाएगी। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि ये टाइम पे जो जहाँ पे एक मोमेंटम कॉस्ट में बढ़ रहा है, ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो में जैसे स्टील और सीमेंट के भाव और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, जिसमें ये मेट्रो सेस का काफ़ी सारा इम्पैक्ट, एक और एडिशनल इम्पैक्ट आ जाएगा। आज के तारीख में जो करंटली जो प्राइस हाइक हुआ है उससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आया हुआ है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में अगर हम देखा जाए तो करीब 500 से 600 रुपया पर स्क्वायर फीट ओवरऑल इम्पैक्ट कॉस्ट में देखने को मिल रहा है। तो ये इम्पैक्ट से डेफिनेटली कोई भी आज की तारीख में डेवलपर ये नहीं चाहेगा कि अपने प्राइस बढ़ाए, बट ये सिचुएशन जिस तरह से पिछले 1.5 महीने में से चल रही है, प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी पेट्रोल के प्राइस और डीजल के प्राइस भी आप देख रहे हैं रोज़ बढ़ रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और महंगा होगा। तो ओवरऑल कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ रही है और ये इम्पैक्ट आगे जाके प्राइसेस में आएगा, जो हमें लगता है कि प्राइस हाइक होगा। सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने बेच दिए शायद उनमें नहीं, बट जो आगे बेचेंगे उसमें डेफिनेटली प्राइस हाइक आएगा। ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने के बाद सरकार से लेकर इंडस्ट्री सभी हरकत में आ गए हैं। घटना के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र यानी कि CFEES को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने ओला से भी उसकी इंटरनल जांच की रिपोर्ट मांगी है। वहीं ईवी इंडस्ट्री ने भी इस घटना के बाद अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। ईवी से जुड़े स्टेक होल्डर्स ने देश में बनने वाली बैटरियों की सेफ्टी को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अगर बैटरी के सेफ्टी फीचर्स पर ध्यान नहीं दिया जाता तो इससे आगे भी और नुकसान हो सकते हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते पुणे में एक नीले रंग की ओला S1 Pro स्कूटर में आग लग गई थी और आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद ओला ने कहा था कि वो घटना की जांच कर रही है। और ऐसी आग ओकिनावा में भी लगी थी। तो ओला और ओकिनावा की ई स्कूटर में आग लगने की घटना से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेफ्टी पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। मामले में सरकार हरकत में आ गई है, जैसा हमने आपको बताया। जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और यही नहीं, अब एक बहुत जल्दी सरकार की ओर से गाइडलाइंस भी आने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने सेफ हैं। क्या ईवीज में R&D बढ़ाने के साथ साथ इनके बैटरी कंपोनेंट्स में भी बदलाव की जरूरत है? देखिए रिपोर्ट। पुणे में ओला और तमिलनाडु के वेल्लोर में ओकिनावा ई स्कूटर में लगी आग से 2 व्हीलर ईवी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या ई स्कूटर की रेस में स्टार्टअप कंपनियां सुरक्षा के मानकों को दरकिनार कर रही हैं? फिलहाल तो कंपनी और सरकार दोनों ने ही मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सरकार की ओर से इसे लेकर कोई गाइडलाइन नहीं होने के चलते कंपनियां इसका फायदा उठा रही हैं। ऐसे में सरकार ने जल्द ही इसे लेकर एक गाइडलाइन जारी करने की बात कही है। फिलहाल देश में 8 से 10 कंपनियां ई स्कूटर्स बेच रही हैं और गाइडलाइन जारी होने के बाद इन कंपनियों पर सेफ्टी को लेकर दबाव बढ़ना तय है। दरअसल ऑटो सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। भर की तमाम बड़ी ऑटो कंपनियां पेट्रोल डीजल के साथ साथ ईवीज की ओर स्विच कर रही हैं। खासकर 4 व्हीलर गाड़ियों में बड़े पैमाने पर R&D का काम जारी है, लेकिन 2 और 3 व्हीलर ईवी की बात करें तो बाजार में ऐसी तमाम कंपनियां उतर चुकी हैं जिनका फोकस R&D पर कम और गाड़ियों को बेचने पर ज्यादा है। ईवी स्कूटर आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी बेस्ड होती है। जानकारों के मुताबिक लिथियम आयन बैटरी में लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि लिथियम आयन बैटरी पैक में थर्मल रनवे की वजह से ई स्कूटर में आग लगी होगी। ऐसा तब होता है जब बैटरी का तापमान बाहरी तापमान की वजह से काफी बढ़ जाता है और बैटरी हीट होने के चलते आग लग जाती है। यही नहीं, इन वाहनों में इंजन के नाम पर तारों का जाल फैला होता है और शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका ज्यादा रहती है। समस्या के हल की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि ई स्कूटर के बढ़ते बाजार को देखते हुए इनमें एक्टिव कूलिंग सिस्टम लगाया जा सकता है। हालांकि इससे इनकी गाड़ी की कीमत बढ़ जाएगी और कंपनियों का बाजार में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। वहीं आग लगने की घटना ने बैटरी बनाने वाली कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। बैटरी की डिजाइन और कंपोनेंट में बदलाव को लेकर बात उठने लगी है। फिलहाल तो कंपनियों और ग्राहकों दोनों के लिए सस्ते के बजाय सेफ्टी प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
एक तरफ ईवी की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है तो दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशान किया हुआ है। देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। हर रोज दाम बढ़ रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में आज 80 पैसे तो पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। और इसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। डीजल तकरीबन 92 रुपए के आसपास बिक रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें, यहां पेट्रोल 115 पे पहुंच गया है प्रति लीटर और डीजल तो शतक मार चुका है, 100 के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली समेत सभी प्रमुख महानगरों में अब पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में आ रही गिरावट के बावजूद है। 22 मार्च से अब तक भारतीय तेल कंपनियों ने 8 दिन में 7 बार दाम बढ़ाए हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तकरीबन डीजल के दाम लगभग 5 रुपए बढ़ चुके हैं। और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से सिर्फ आम आदमी परेशान नहीं है बल्कि ट्रांसपोर्टर्स को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों की वजह से जहां एक तरफ किराया बढ़ाने का दबाव आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ व्यापार धीमा होने का डर भी सता रहा है कारोबारियों को। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा 65% ऑपरेशनल कॉस्ट डीजल के माध्यम से जाता है और स्वाभाविक है अगर हमारी लागत बढ़ेगी तो हमारे किराए में भी बढ़ोतरी होगी। इससे जो भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल जो कमोडिटीज है उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी महंगाई में बढ़ोतरी होगी। और जो महंगाई उचले स्तर पर है, आने वाले दिनों में ट्रक भाड़ों में माल ढुलाई में बढ़ोतरी होने के कारण इसका असर महंगाई पर भी गिरेगा। आगे बढ़ते हैं। एनएसई ने 31 मार्च तक आधार पैन लिंक को लेकर निवेशकों को आगाह किया है, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि यह काम कैसे करना है तो हमारे संवाददाता अनुराग शाह बता रहे हैं पूरी प्रक्रिया। ध्यान से सुनिए। देश के 2 सबसे बड़े एक्सचेंजेस बीएसई और एनएसई के द्वारा सर्कुलर इशू किए गए हैं, नोटिस इशू किया गया है और अपने क्लाइंट्स और निवेशकों को आगाह किया गया है कि अगर उन्होंने 31 मार्च 2022 तक अपने पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं किया तो 1 अप्रैल से वो ना नए सौदे कर पाएंगे और मौजूदा जो सौदे हैं उनको स्क्वायर ऑफ भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने भी आधार और पैन को लिंक नहीं किया है तो तुरंत उसे लिंक कर दीजिए। काफी आसान प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको जाना है incometax.gov.in की पोर्टल पर। तो जो सेकंड टैब यहां पर आएगा आधार लिंकेज का, उसको क्लिक करते ही आपके पास ये 4 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर डालना है, उसके बाद आधार नंबर डालना है, फिर आधार पे जो आपका नेम मेंशन है वो टाइप करना है, मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद एक ओटीपी आएगा और ओटीपी को सबमिट करते ही आपका जो आधार और पैन लिंक हो जाएंगे। जो आधार के अंदर आपने मोबाइल नंबर दिया है वही नंबर यहां पर भी आपको देना है। अगर आपको याद नहीं है कि क्या जो आपका आधार और पैन लिंक हो चुका है, यहां पर आप पैन और आधार नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार और पैन लिंक हुआ है या नहीं। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। आज बाजार में कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ और कारोबार के आखिर में मार्केट बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 17,325 पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स 350 अंकों की बढ़त के साथ 57,900 के पार बंद हुआ। और जरा फटाफट से ग्लोबल मार्केट्स अभी देख लेते हैं। यूएस मार्केट में किस तरह का कारोबार चल रहा है। शुरुआती दौर में देखिए डाउ जोन्स शानदार 250 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ 35,207 के स्तर पर फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप नैस्डैक को देखें तो ये भी 160 के आसपास अंकों की जबरदस्त तेजी के साथ 14,514 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। S&P में भी तेजी, तो तीनों इंडाइसेस अमेरिकी बाजारों के जबरदस्त उछाल के साथ ग्रीन सिग्नल के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और मार्केट पर और एक्शन के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत। सर, कल किस तरह का रुख रहेगा मार्केट में, आगे की चाल किस तरह की रहने वाली है?
दीपक, मुझे लग रहा है कि मार्केट में कंटिन्यूड तेजी रहने की पॉसिबिलिटी है। पहली बात तो क्रूड ऑयल काफी सिग्निफिकेंटली गिरी है, ये मार्केट्स के लिए सेंटिमेंटली काफी पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से आज हमने काफी सेक्टर्स में अच्छा उछाल देखा, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, बैंक, कैपिटल गुड्स, यहाँ पे हमको लग रहा है कि डेफिनेटली आपको तेजी बरकरार रहेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने की पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है, प्लस क्रूड ऑयल की कीमतें गिर रही है, तो इसका डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेनिफिट इन कंपनीज को मिलेगा। तो बैंकिंग और मैं समझता हूँ कि जो कैपिटल गुड्स कंपनीज है वहाँ पे नजर रखिए। मुझे लग रहा है कि मार्केट में ये जो उछाल हमने देखा है वो शायद कल के दिन में भी देखने को मिलेगा, और होपफुली अगर कल भी एफआई का नंबर अच्छा खासा पॉजिटिव आता है तो ये डेफिनेटली और एक सेंटिमेंटल बूस्टर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए, आपका इस विश्लेषण के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत ने आज एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक राज सुब्रमण्यम मल्टीनेशनल कुरियर डिलीवरी कंपनी फेडेक्स के नए सीईओ होंगे। फिलहाल डब्ल्यू स्मिथ फेडेक्स कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं। स्मिथ 1 जून को इस पद से हट जाएंगे और फिर राज सुब्रमण्यम को यह जिम्मेदारी दे दी जाएगी। स्मिथ और सुब्रमण्यम दोनों सीधे बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का पद दोबारा नहीं भरा जाएगा। स्मिथ ने राज को लेकर कहा कि राज सुब्रमण्यम जैसे लीडर फेडेक्स को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अपनी नई भूमिका को लेकर स्मिथ ने कहा है कि उनका ध्यान बोर्ड के कामकाज और वैश्विक महत्व की नई नीतियों को तैयार करने पर होगा। और अब हमारी एक और सीरीज का वक्त हो गया है और ये सीरीज है मामला क्या है। सरकार अब सभी अपराधियों के बायोमेट्रिक्स डिटेल्स रखने जा रही है। इसके लिए तैयारी की जा चुकी है। इसके लिए मौजूदा कानून में संशोधन होगा। सरकार का मानना है कि कई बार अपराधी पकड़ में नहीं आते, भाग जाते हैं, उन्हें फिर उसके बाद ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। बायोमेट्रिक्स डिटेल रखने के बाद उन्हें दोबारा पकड़ना, उनका पूरा डेटा अपने पास रखना आसान होगा। हालांकि सरकार के इस प्रस्ताव का विपक्ष ने भारी विरोध भी किया है। क्यों विपक्ष कर रहा है, ये कौन सा बिल है, देखिए मामला क्या है। देश में अपराधियों पर लगाम लगाने और उनकी पहचान करने के लिए लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 पेश किया गया। के परीक्षण तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों को उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस बिल पर लोकसभा के 120 सदस्यों ने सहमति भी जाहिर की, जबकि विपक्ष के 58 सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया। ये बिल अगर संसद से पास हो जाता है तो इसके बाद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को निरस्त कर दिया जाएगा। इस नए बिल का मकसद दोषियों, अपराधियों और हिरासत में लिए गए आरोपियों की पहचान से जुड़ा हर रिकॉर्ड रखना है। इस बिल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का कहना है कि अपराधियों की पहचान वाला कानून 1920 में बनाया गया था, जिसे अब 102 साल बीत चुके हैं। उस कानून में सिर्फ फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट को कलेक्ट करने की इजाजत थी। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद फोटोग्राफ लिए जा सकते हैं, लेकिन नए कानून के तहत दोषियों की पहचान से जुड़े हर रिकॉर्ड रखे जा सकेंगे। वहीं इस बिल पर विपक्ष का कहना है कि नया बिल राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, जिसे लागू करना ठीक नहीं। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के प्रावधानों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोग, गिरफ्तार किए गए आरोपी और दोषियों को अपनी बायोमेट्रिक पहचान देनी होगी, जिसके तहत आरोपियों और दोषियों के रेटिना, फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, हथेली के प्रिंट, फुटप्रिंट और बायोलॉजिकल सैंपल लिए जा सकेंगे। फिजिकल और बायोलॉजिकल रिकॉर्ड के अलावा दोषियों और आरोपियों की हैंड राइटिंग और सिग्नेचर का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। इस नए बिल को लेकर सरकार का कहना है कि कई बार अपराधी भाग जाते हैं, उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। बायोमेट्रिक्स डिटेल रखने से उन्हें दोबारा पकड़ना आसान होगा। साथ ही जांच एजेंसियों के लिए भी आसानी होगी, क्योंकि एक क्लिक में अपराधियों का पूरा बायोडेटा निकाला जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। पूरी दुनिया लॉकडाउन से बाहर आ चुकी है। लोगों ने कोरोना महामारी के साथ जीना सीख लिया है, लेकिन चीन ने अपने सबसे बड़े शहर शंघाई में सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन लागू करने के बाद अब यहां टेस्टिंग और ट्रेसिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से की जा रही है। शंघाई सहित चीन के कई शहरों में कोरोना की वापसी हुई है। शंघाई में लॉकडाउन को देखकर 2 साल पहले वुहान शहर की यादें ताजा हो गई हैं।
सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बंद है। दफ्तर और बाजार बंद है। पीपीई किट पहने कोरोना वॉरियर्स नजर आने लगे हैं। कोरोना टेस्टिंग के लिए लंबी लंबी लाइन दिखने लगी है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। चीन में लॉकडाउन की वापसी हो गई है। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई एक बार फिर कोरोना संक्रमण की चपेट में है। इसलिए चीन की सरकार ने करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शंघाई शहर में सोमवार से लॉकडाउन के सख्त नियम लागू कर दिए हैं। चीन में लॉकडाउन ऐसे वक्त पर लगाया गया है जब दुनिया अब कोरोना की महामारी के साथ जीना सीख चुकी है। लोगों को घरों के अंदर ही रहने को कहा गया है। यहां तक कि लोगों को कॉलोनी के कैंपस और गैराज में भी जाने की इजाजत नहीं है। लोगों को कहा गया है कि वो अपने कुत्तों को घुमाने के लिए भी घर से बाहर ना निकले। लॉकडाउन के तहत शंघाई शहर को अगले 9 दिनों के लिए 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले चरण में पूरी शंघाई में लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान बड़े पैमाने पर लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच हुआंगपू नदी के निचले इलाके में शुक्रवार से लॉकडाउन शुरू होगा। कैपिटल हिल हिंसा मामले में अमेरिकी अदालत ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया है। जज ने 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल हमले की जांच कर रही कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी किए गए समन से जुड़े फैसले में ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अदालत ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस में बाधा डालने और अपनी चुनावी हार को उलटने के लिए अपने वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस पर दबाव डाला। ऐसा करके उन्होंने गुंडागर्दी की है। ट्रंप को शायद पता था कि चुनाव धोखाधड़ी के उनके आरोप निराधार थे और इसीलिए यह साजिश गैर कानूनी थी। तालिबान हुकूमत ने नया फरमान जारी करके सरकारी कर्मचारियों के लिए दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया है। सोमवार को बिना दाढ़ी वाले सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस आने से रोक दिया गया। इसके साथ ही उनके ड्रेस कोड की भी जांच की गई। अफगानिस्तान के धार्मिक मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को दाढ़ी न हटाने और स्थानीय पोशाक में, जिसमें लंबा और ढीला कुर्ता पायजामा पहनने का आदेश दिया गया है, इसे लागू करने का आदेश दिया है। एक अन्य आदेश में एयरलाइन से कहा गया है कि अगर महिलाओं के साथ कोई पुरुष रिश्तेदार न हो तो उन्हें फ्लाइट चढ़ने से रोक दिया जाए।